अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, जब कौम तमाशबीनों में घिर जाए, हुक्मरानों के गिर्द चापलूसों का हल्का हो, गुमाशतों का इख्तियार वसी और फैसलों की मसनद पर बैठे लोग बेएतबार हो जाएं, तो बाज़ार सियासत में नज़रियात का व्यापार उरूज पाता है। झूठे बयानिए की मंडी सजती है और भूख बिकती है, बरहना तन की बोली लगती है। बेहिसी और बेहिजाबी का ये आलम हो तो महंगाई, बेअमनी, बेरोजगारी के सताए नंगे, भूखे और रोते तड़पते लोगों की फिक्र किसे सताती है। आजकल वतन अजीज़ का मंजरनामा भी कुछ ऐसा ही है। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। महंगाई की मारी आवाम पर महंगी बिजली का एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफा माली साल 2022-23 की चौथी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि तफसीली नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत जारी करेगी। बिजली महंगी होने का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को दे रखी है, जिसका फैसला इसी माह के आखिर में किया जाएगा। बिजली की कीमतें रोज बरोज बढ़ती हैं, जिससे यकीनन मुश्किलात में इजाफा होता है। महंगाई में पिसते अवाम पर यह मजीद बोझ डाला जा रहा है। इसी बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिलीफ के लिए तरसे अवाम को एक और झटका। बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा को सेमाही एडजस्टमेंट की मद में डिस्कोस की जानिब से बिजली 5 रुपये फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट इजाफा साल 2022-23 की चौथी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इसका इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा की जानिब से सेमाही एडजस्टमेंट की मद में हालिया बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 145 अरब रुपए से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा को दी गई दरखास्त में लेस्को ने 31 अरब, मेपको ने 27 अरब से ज़्यादा का इजाफा मांगा था। पेस्को 9 अरब, केस्को 7 अरब, सेप्को 5 और टेस्को ने 4 अरब का इजाफा मांगा था। नेपरा अफसर के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे की रिकवरी सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के बिलों में की जाएगी। बिजली के बिलों में इजाफा यहीं खत्म नहीं हुआ। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी है, जिस पर नेपरा 30 अगस्त को समाअत करेगा। दरख्वास्त मंजूर होने पर बिजली सार्फिन को मजीद 35 अरब रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा। नेपरा का कहना है कि बिजली तकसीम कार कंपनीज के मौजूदा ढांचे में सार्फिन को रिलीफ मिलना नामुमकिन हो गया है। बिजली की कीमत बढ़ती है, बिलों में इजाफा होता है, तो यकीनन मुश्किलात में भी उसी तनासुब से इजाफा हो जाता है। इन मुश्किलात का इजहार अवाम किस तरह से कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं। चला के पहले बार कितना गुजारा करन डे सीगे, उतों आ बिल वालियां ने जान खाधी आ। 800-900 रुपया ते कमा के ते रिक्शा चला के ते अपना घर दा निजाम चलाईदा वा। बिजली दे बिल 5 रुपये और बढ़ा दिता वा। असीं कित्थे जाइए दसो मैनूं। ये खुद बैठते हैं बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ियाँ इनकी फ्री। हम लोग तो डेली बेस पे पिस रहे हैं, यकीन करें। एक्सपेंस ही नहीं पूरे हो रहे। अपने लिए तो ये सारी की रिलीफ है, हर चीज़ इनको फ्री है, हमारे लिए कुछ भी फ्री नहीं है। गरीब पर्सन का गुजारा ही नहीं हो रहा है। मुझे 28,000 बिल आया, तो अगर 5 रुपये यूनिट महंगा कर दिया तो यार मैं सैलरी तो इधर ही दे गया। मैं मेरा 2 माह का पहले बिल पड़ा हुआ है, इस वजह से कि मुझसे दिया नहीं जा रहा है और मज़ीद 5 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। तो अब क्या करें हम, बताएं। हमें तो खाने को नहीं मिल रहा, हम बिल कैसे दें। आवाम तो वैसे भी चक्की में पिस रही है और बिजली के हिसाब से बंदे तो वैसे खुदकुशियां करने पे आए हुए हैं। और गवर्नमेंट आवाम पे कितना जुल्म करेगी। आगे से इतनी महंगाई है, बिजली के बिल पहले नहीं दे होते। लास्ट मंथ जो बिल है वो 42 आ रहा है, इस मंथ है 62,000 का। कैसे धरना है। परेशानी इतनी ज़्यादा होगी कि सुबह के 7 बजे से लाइट बंद अभी तक नहीं आई, मोबाइल बंद है, कारोबार बंद है, दफ्तर को ताला लगाया हुआ है, बाहर बैठे हैं। बिजली की कीमत में ना सिर्फ मजीद इजाफा हो गया है, बल्कि लोड शेडिंग 8-8 घंटे तक पहुंच गई है। हुकूमत को चाहिए उतना जुल्म करे जितना कल वो बर्दाश्त कर सके। समझ नहीं लगती कितने बिल आ रहे हैं, रोजगार है नहीं, बिल कहाँ से भरेंगे लोग। ज़िशान, कभी आपने बिजली का बिल देखा है? बिजली का बिल तो देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से बेशतर लोग उसे समझने से कासिर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस हवाले से मोहम्मद लुकमान से हम बात करते हैं और जानते हैं कि बिजली के बिल्स में ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आम आदमी पर लगाए जाते हैं। लुकमान, बताइएगा। बिजली का बिल अदा करना तो हर सीज़न में मुश्किल होता है, लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पे इसकी जो है ना सूरत हाल बिगड़ जाती है, लोगों को इसका अदायगी में मुश्किल आती है। वजह यह है कि बिजली का जहाँ खर्चा ज़्यादा होता है वहाँ यकीनन स्लैब भी बदलते हैं
और सबसे खौफनाक बात जो होती है वो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जब आ जाता है तो और मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें बिल को पढ़ना भी आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बिल जो हमारे पास आया है क्या सचमुच हमने इतना खर्च किया और जितना खर्च किया क्या उतना ही हमें चार्ज किया गया है। मेरे सामने एक बिल मौजूद है, इसका जो टोटल कास्ट जो नज़र आ रही है, जो बिल पेएबल अमाउंट है वो 32,789 रुपये है। जनाब ये सारा बिल अदा करना यकीनन मुझे है, लेकिन इतना खर्च नहीं मैंने किया। मेरा जो खर्चा है वो 20,000 के करीब है और बाकी जितने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारे टैक्सेस हैं। टैक्सेस में क्या क्या है? फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज है, इसी तरह इनकम टैक्स है जिसे विद होल्डिंग टैक्स कहा गया, इसी तरह जो टीवी टैक्स है और पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। ये वो चीज़ें हैं जो कि इसमें जब एडअप होती हैं तो इसको वो ये पहुँचा रही हैं 32,789 रुपये तक। और इसमें वो 3,000 के करीब वो रकम भी है जो कि जिसका मैंने बिजली खर्च ही नहीं की, यहाँ शो की गई है एरियर्स, जो कि मैंने कभी ना उनके देने थे और ना मुझे समझ में आती है ये देने हैं। और जब आप फिज़िकल फॉर्म में बिल लेते हैं तो उसमें दो खाने होते हैं, एक होता है प्रीवियस जो आपकी जो कंजप्शन है और दूसरी होती है करंट कंजप्शन। अगर प्रीवियस में से करंट निकाल दें तो वो कंजप्शन आ जाती है जो कि आपने की है। दूसरी बात क्या है कि जहाँ पे जो गर्मियों के लिए मैं बताना ज़रूरी समझूंगा वो ये है कि आप जो पीक आवर जो हैं जिनमें जो कीमत बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे जो 3 फेज़ मीटर होते हैं उनमें कीमत का खासा फ़र्क होता है पीक आवर का और ऑफ पीक आवर का। पीक आवर जो है 5 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक जारी रहता है, ऑफ पीक बाकी टाइम होता है। तो कोशिश करें कि इस्त्री ही अगर हो इस्तेमाल करनी या एसी इस्तेमाल करना या दीगर जो ऐसी चीज़ें जिनकी कंजप्शन ज़्यादा है वो उन औकात में इस्तेमाल ना करें जिनको पीक आवर कहा जाता है। यकीनन आप मेरी इन बातों को अब जब सोचेंगे समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपके लिए बिल को कैसे समझना है और उसमें से आपका असल बिल क्या है और इजाफी बिल क्या डाला गया है। अगर इजाफी बिल है तो यकीनन आप रेवेन्यू ऑफिस ज़रूर जाएंगे। तो मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद लुकमान आपका बहुत शुक्रिया। अवाम जो हैं वो सताए हुए हैं ज़िशान, और बिजली की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और 5 रुपए का इजाफा ज़िशान कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कीमतों में इजाफा हो नहीं रहा, ज़रूरियात में इजाफा हो रहा है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो टैक्सों की भरमार है वो अलग से है और यकीनन आवाम इस पर जो है वो मज़ीद परेशान होते हैं और ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए जाते हैं कि जो पहले ना कभी सुने होते हैं ना उनके बारे में जो है वो कभी कोई बात हुई होती है। अब अगर जिस तरह से मोहम्मद लुकमान हमें बता रहे थे कि पीक आवर्स में बिजली का जो रेट है वो और है पर यूनिट और ऑफ पीक आवर्स में और है, इसके अलावा कई ऐसे टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिलों पर आयद कर दिए जाते हैं, टीवी फीस वसूल की जा रही है और अभी जिस तरह से बात कर रहे थे कि रेडियो फीस वसूल की जा रही है, ये वो तमाम तर चार्जेस हैं जो कि अलग से इस बिल में आयद कर दिए गए हैं। और यकीनन ये एक काफ़ी लोग एतराज़ भी करते हैं कि हम रेडियो नहीं सुनते तो हम टैक्स क्यों दें। एतराज़ात तो काफ़ी आते हैं, बिल्कुल होते हैं एतराज़ात, लेकिन फिर जो दीगर टैक्सेस आयद किए गए हैं फिर उन पर भी एतराज़ अगर करते हैं तो वो भी वजह है कि ये तमाम तर टैक्सेस क्यों आयद किए गए हैं। लेकिन बहरहाल जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने के लिए जा रहा है, कुछ हो चुका है, मज़ीद होने जा रहा है और ये बोझ अल्टीमेटली अवाम पर पड़ेगा, अवाम को भुगतना पड़ेगा। ज़िशान, अवाम भी अपनी मदद आपके तहत ना सोलर सिस्टम की तरफ जो है वो रागिब हो रही है कि अगर घर में सोलर सिस्टम को नस्ब कर दिया जाए तो इस तरह से बिजली की कीमतों में अगर इजाफा होगा तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सोलर सिस्टम भी कोई अब इतना सस्ता तो है नहीं कि हर कोई इंस्टॉल करवा ले अपने घर पे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखनी पड़ती हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव से ऐसे हल हैं जो कि ढूंढे जा सकते हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट्स को इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करें और उनसे मज़ीद जाने के ऐसे कौन से ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं बिजली के जिसको बिजली के बिल के कि जो हम इस्तेमाल करते हुए इन बिलों से निजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं और लाहौर से खबर शामिल करते हैं कि लाहौर में कत्ल की हौलनाक वारदात पेश आई है। लाहौर में कत्ल की ये वारदात पेश आई चूंग का इलाका है जहाँ पर रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर के सामने उसकी बेटी को
को सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार अपनी 16 साला बेटी ईशा फातिमा को अकेडमी से लेकर वापस आ रहे थे तो पुलिस ने नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी हाँ, शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। LD एवेन्यू सोसाइटी के करीब मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल रोककर ईशा फातिमा को गोलियां मारी। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। तफसीलात हम जान लेते हैं। मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद है। रमजान, ये तमाम तर क्या वाकया है, किस बिना पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया और पुलिस अब क्या कर रही है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल जी, ये चौमी का इलाका एवेन्यू सोसाइटी है जहाँ पर ये बड़ा वाकया गुज़श्ता रात पेश आया था कि एक वालिद जो अब्दुल गफ्फार जो इलेक्शन कमीशन डिप्टी हेड था, एक बेटी को करीबी जो अकेडमी से वापस अपनी बाइक पे लेके जा रहा था। तो इस दौरान जब वो घर के करीब ही अभी पहुंचा था तो मोटरसाइकिल सवार पर 2 मुसल्लह अफराद जिन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, एक गोली उनकी जो पीछे बैठी बेटी जो ईशा फातिमा है उसके सर में लगाई और फायरिंग करते हुए मौका से वहां से फरार हो गए और बच्ची जो है वो मोटरसाइकिल से गिर गई। इतला मिलने पर जो मुकामी पुलिस है और इमदादी टीम है वो मौका पर पहुंच गए और उन्होंने बच्ची की जो डेड बॉडी है वो तहवील में ली और कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि ये कोई ऐसा वाकया लग रहा है कि अकेडमी में कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने इसको पहले रेकी की कि कब इसने निकलना है और उसके बाद इसके ताकुब करना है, इस पे भी काम कर रही है। और जो करीब लगे तो रमजान बेग, वजूहात क्या बताई गई हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल जी, इसमें वजूहात जो पुलिस ने अब तक निकाला है कि इसका किसी लड़के के या किसी ऐसे जो अकेडमी का था उसके साथ अफेयर था, शायद उसी ने इसको जो है तैश में आके जो है फायरिंग करके कत्ल करवाया है। तहम पुलिस ने वहाँ पे जो अकेडमी है और उसकी भी CCTV फुटेज निकलवाई है और जिस जगह पे ये वाकया हुआ है वहाँ पर भी CCTV पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। अच्छा रमजान, ये भी बताइएगा कि लाहौर के इलाके गज्जू मता में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि मैन होल की सफाई के दौरान 2 अफराद उसमें गिर के जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस क्या तहकीकात कर रही है इस पर? जी बिल्कुल जी, ये गज्जू मत का इलाका था जहाँ पे मेन हॉल की एक सफाई, जिसमें वासा का जो मुलाजिम था अशरफ मसीह, वो काम के दौरान वो उसमें गिरा है। गुजर दौरान उसने उसको बचाने की कोशिश किया लेकिन वो भी मेन हॉल में गिर गया क्योंकि गैस काफी ज्यादा होती है, उससे दम घुटने से दोनों अफराद जो है वो मौका पर जहाँ बक हो गए। और वाकई की इतला मिलने पर जो रेस्क्यू 1112 उनकी टीम में मौका पर पहुंची और उन्होंने आधा घंटा की जदोजहद के बाद दोनों की जो डेड बॉडियां बाहर निकाल ली। पुलिस भी मौका पर पहुंची। पुलिस ने दोनों लाशों को तहवील में लेके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ये पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब देखना है तमाम तर मामले पर क्या तहकीकात करती हैं। मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद थे। रमजान, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि समंदर किनारे शहर आखिर क्यों प्यासा है। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के जहां पर शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। वहां पर भी पानी की किल्लत है, जबकि ज़रूरत के आलमी मयार के मुताबिक वहां पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए ज़ेरे ज़मीन बोरिंग की जाती है जो अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। ऐसे इलाकों में हमेशा ही पानी की किल्लत रहती है। इन इलाकों में पानी की फराहमी हाइड्रेंट्स, टैंकर्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। फ़ी ख़ानदान 1 से लेकर 5000 गैलन पानी की ज़रूरत होती है, जिस पर 2000 से 15000 रुपये माहाना खर्च होता है। साइट मेट्रोविल के इलाके की बात करते हैं। यहाँ रिहायशी इलाके में 3 माह से पानी गायब है। इलाका मकीन पंपिंग स्टेशन पर पानी के मुंतज़िर हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कतारों में कर पानी लेना पड़ता है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त साइट मेट्रोविल के इलाके में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हबीब, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? कराची शहर में पानी का देरीना बहरान है और कराची के शहरियों के लिए अब पानी का मसला मज़ीद जो है वो संगीन होता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो है वो कई माह गुजर जाते हैं, लाइनों में नहीं आता है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर भी जो है वो पानी नहीं आता है। कुछ इलाका मकीन इस वक्त साइट मेट्रोविल के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पानी का मसला नहीं है, ये
समझ लें मसनूई तौर पे बुरहान पैदा किया गया है। ये हमें इस्तेमाल करते हैं, पानी शॉर्ट करते हैं खुद। हमसे चंद गज़ के फासले पे आप चले जाएं, पानी 8-8 दिन के फासले से आ रहा है, हमें पानी नहीं मिल रहा। मैं रेंट पे रहता हूँ इसी मेट्रोविल ब्लॉक 1 में, शेल पम्प के पीछे। मैं 15 से 20 हज़ार रुपये का सिंगल घर में पानी डालता हूँ। बिल्कुल जी, देखें शहरी हैं और उनका यही कहना है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए गए हैं इलाके में, लाइनें भी मौजूद है, लेकिन पानी उन लाइनों में जो है वो सरासर मौजूद नहीं है। 2.5-3 महीने गुजर जाते हैं, पानी नहीं आया। 1 जून से लेके आज अगस्त का इख्तिताम आ रहा है और पानी लाइन में जो है वो अब भी नहीं आया है। आज भी मुंतज़िर हैं, इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हैं, लाइनें लगी हैं, हुजूम मौजूद है कि पानी आए और कब अपने घरों पर यहाँ से भर के जो है उसको ले जाया जाए, लेकिन पानी आज भी जो है वो इस लाइन में मौजूद नहीं है। सिर्फ यही मुतालबा है, पानी बुनियादी ज़रूरत है और पानी की जो बहाली है, जो दस्तयाबी है लाइनों में, उसको यकीनी बनाया जाए। जी तो हबीब खान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है जो कि कराची के शहरी ख़रीदते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के शहरियों को पीने का साफ़ पानी ज़रूरत के मुताबिक मुयस्सर नहीं होता। इस हवाले से सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मज़ीद बात करते हैं। कराची और हैदराबाद में पानी का बहरान संगी, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर कायद में टैंकर माफिया सरगर्म, आवाम के हिस्से का पानी इन्हीं को महंगे दामों फरोख्त। वाटर कॉरपोरेशन का पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पानी की फराहमी सिर्फ डमलोती कडियोट से की जा रही थी। 1957 में कराची के लिए 475 क्यूसिक पानी तजवीज़ किया गया। 1988 तक ये सिर्फ तजवीज़ ही रही, कोई अमली काम न हो सका। 1988 में पहली मरतबा ग्रेटर कराची मंसूबा बराए आब शुरू किया गया और कराची को रोजाना सप्लाई का कोटा 1200 क्यूसिक मुख्तस किया गया। इस पर मुकम्मल अमल दरामद 2006 में फराहमी आब के मंसूबे के 3 की तकमील से मुमकिन हुआ। कराची की आबादी इस वक्त 2 करोड़ से जायद है, इसलिए रोजाना 1600 मिलियन गैलन पानी की फराहमी को मुमकिन बनाना होगा और इस वक्त कराची में रोजाना की बुनियाद पर पानी की किल्लत तकरीबन 1000 मिलियन गैलन है, जो तेजी से बढ़ रही है। पानी की जरूरत के आलमी पैमाने को देखा जाए तो फी कस पानी की तलब 54 गैलन है। कराची को पानी की फराहमी दरियाए सिंध और हब डैम से की जाती है। पानी पहले केंजर झील में जमा किया जाता है, जहां से केनाल के जरिए धाबेजी पंपिंग स्टेशन तक लाया जाता है। धाबेजी से 72 इंच फुटर की 10 लाइनों के जरिए पानी कराची नॉर्थ ईस्ट पहुँचने का दौरानिया 24 घंटे होता है। K4 मंसूबा 2015 से 2019 में मुकम्मल होना था। K4 के मंसूबे के 3 फेज थे। K4 मंसूबे से 2 से 3 बड़ी नहरों के जरिए 650 मिलियन गैलन पानी रोजाना कराची को सप्लाई होना था, मगर विफाक और सिंध में मंसूबे के लिए बजट पर इत्तेफाक न होने से K4 मंसूबा भी ताखीर का ही शिकार है। कराची की सूरत हाल तो आपने देख ली। बात कर लेते हैं दरिया सिंध के किनारे आबाद शहर हैदराबाद की, जो कि पानी की नेमत से महरूम दिखाई देता है। जहां पानी आता है इतना गदला और बदबूदार के पीने के काबिल ही नहीं है। शहरी सुबह सवेरे ही गैलन उठाए दर बदर फिरते दिखाई देते हैं। सिंध हुकूमत हैदराबाद के शहरियों को पानी सप्लाई की कोई बड़ी स्कीम तक ना दे सकी। वारिस बिन आज़म हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वारिस, क्या सूरत हाल है यहाँ पानी सप्लाई के हवाले से? बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे आबाद 3 बड़ी नहरें रखने वाला सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद पानी जैसी नेमत से महरूम है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साफ पानी तो दरकिनार शहरियों को पानी भी मैसर नहीं है। हैदराबाद का इलाका लियाकत कॉलोनी हो, नूरानी बस्ती हो, गुलशन हाली हो या अमेरिकन क्वार्टर या फिर वो लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाके, पानी जैसी नेमत से जो है शहरी महरूम है। जहाँ पानी आता है वह गदला आता है और पीने के लायक नहीं है। हैदराबाद के शहरी सुबह के औकात में पानी की खाली गैलन उठाए दर बदर फिरते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हैदराबाद शहर सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और ये दरिया सिंध के बिल्कुल कॉर्नर पे है, दरिया सिंध के साथ है। 3 नहरें इस शहर में बहती हैं और इस वक्त ये सूरत हाल है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ और पूरे हैदराबाद में जो इलाकों के मैं नाम बता सकता हूँ, जिसमें हेराबाद, सरफराज कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी, अमेरिकन क्वार्टर, काजी कयूम रोड, गाड़ी खाता, इवन अच्छे इलाके जिनके नाम आप लतीफ़ाबाद के पोश इलाके, सदर का इलाका। आप पानी गंदा आने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो पानी नहीं आता है। जी बिल्कुल, आपने सुनी है गुफ्तगू शहरी की भी। इनका यही कहना है कि हैदराबाद के नवाई इलाके जो दरकनार जो हैदराबाद के पोश इलाके, वहाँ भी पानी मैसर नहीं है। हैदराबाद में इदारा जो पानी की फराहमी का जिम्मेदार इदारा वासा है, उसके अफसरान इस पर बिल्कुल खामोश है और शहरियों को गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। जी तो वारिस हमारे साथ मौजूद थे। वारिस साहब का बहुत शुक्रिया, जो कि हैदराबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आवाम का इस तमाम तर मामले पर क्या कहना है, आइए वो जानते हैं।
और आ भी रहा तो इतना गंदा पानी है, उससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आजाब में फंस गए भाई। महंगाई को तो छोड़े, पानी तो देते हैं, कम से कम घरों में पानी पी के काम चला लेंगे। गंदा गटर वाला पानी भेज देते हैं, हमारे उतनी औकात नहीं है जो हम पानी खरीद ले, अब पेट अपना पूरा करे जो हम पानी का पूरा करें। गंदा पानी आ रहा है, बदबू का पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल है सफा लेकिन गंदा पानी, ऐसा पी नहीं सकते, इतनी बदबू है। अब बाहर से लेंगे 100-150 का पानी तो भी हो गया काम हमारा। यहाँ सीवरेज का पानी जो है मिक्स हो गया, हमको हमारे बच्चों को मिल रहा है। ये बीमारियां चल रही है पानी की वजह से। ईमानदारी में एक भी नहीं है, सब लूटी खा रहे हैं। मुल्क को साफ पानी कहाँ से आएगा? जब इनका पेट भरेगा तो पानी आएगा ना भाई, ऊपर जो बैठे इनके पेट खाली। तो अवाम की राय आपने जानी। उनका कहना है कि एक तो पानी मिलता नहीं है, और अगर पानी मिले तो साफ़ पानी नहीं मिलता। साफ़ पानी वहाँ पर नायाब हो चुका है। 21वीं सदी में भी हम पानी जो है वो ख़रीद कर पीने पर मजबूर हैं, और जहाँ पानी आता है वो इंतहाई गदला है, बदबूदार है। यकीनन बहुत बड़ी मुश्किल है। कुछ बैद नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में जो हवा है वो भी बिकना शुरू हो जाएगी। बहरहाल सक्खर की बात कर लेते हैं, जहां ना सिर्फ ज़लई और बल्दियाती नुमाइंदों की फ़ौज है, बल्कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे भी गुज़िश्ता कई सालों से सक्खर से सिंध असम्बली में नुमाइंदगी करते रहे, मगर इतनी बड़ी इंतज़ामी और सियासी सिपा होने के बावजूद सक्खर की आवाम पीने के साफ पानी से महरूम है। शहरी अपनी मदद आपके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हैंडपंप से बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं वाहिद मेहर। वाहिद बताइएगा। सक्खर शहर के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि सक्खर शहर दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है और यहीं की आवाम पीने के साफ़ पानी से महरूम है। सक्खर के नवागोट के इलाके में मौजूद हैं, जहां सेवरेज की लाइनें और वाटर सप्लाई की लाइनें साथ ही जा रही हैं, और घरों में शहरियों के पास जो पानी जा रहा है उससे गंदगी, गलाजत और बदबू इतनी तेज़ उठ रही है कि वो पानी ना तो खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल होने के काबिल है, पीना तो दूर की बात है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर पीने का पानी जो है बिल्कुल गंदा पानी, जो कि अब पीने के काबिल भी नहीं है, वो पानी यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ आम हो रही हैं। डायरिया और दूसरी बीमारियाँ जो हैं यहाँ पर आम हुए और फैलती जा रही हैं। सिंध का तीसरा बड़ा शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बल्दियाती नुमाइंदों के दावे होने के बावजूद कि सक्खर को 25 साल तक पीने के पानी की जो है वो महरूमी नहीं होगी, मगर 5 साल का अरसा भी नहीं गुजरा जो बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से करोड़ों रुपए की स्कीम शुरू की गई थी कि दरिया सिंध के अंदर बड़े बड़े बोर करवाए गए हैं, तो ये बोर जो हैं वो यहाँ से पानी उठाकर हर गली हर मोहल्ले के अंदर साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। मगर वो मंसूबे कहाँ गए, किसके नाम पे शुरू हुए, वो तरक्याती काम कहाँ चले गए, मगर आवाम अभी भी उन मंसूबों की मुंतज़र है कि उनके पास साफ़ पानी आएगा और वो उनके घरों तक जाएगा और वो मिनरल वाटर ख़रीदने से जो है वो बच जाएंगे। जी, साफ़ पानी की सप्लाई की मुतादिद स्कीमें तो शुरू की जाती हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम करप्शन की नज़र हो जाती हैं और आवाम को उनमें से कुछ नहीं मिल पाता, और फिर वही ये गंदा बदबूदार पानी पीने पर मजबूर होते हैं या ख़रीद कर पानी पीने पर मजबूर होते हैं। इन मुश्किलात का इजहार आवाम खुद किस तरह से कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं। घर का तकरीबन महीने का खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये सिर्फ पानी का खर्चा है, वो भी बिल्कुल गुजारा करके। 2 घंटा पानी हमारा आता है, तो ये 2 घंटे पानी के लिए हम लोग तरस रहा है। यहाँ तकरीबन 2.5 महीने से 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। 6-6 टैंकर डलवा रहे पानी का। इधर तो मालदार लोग मौजूद है, गरीब आदमी की जिंदगी बड़ी अजीब है। हमें नहीं रोड चाहिए, नहीं कोई महल चाहिए। रोटी आपने छीन ली, मकान आपने छीन लिया, भला पानी तो दो। नॉर्मल फैमिली का 10,000 टैंकर का, फिर पीने का आप अलग अरेंज करें तो 12-15 हज़ार पानी का खर्चा पड़ जाता है। समझे जिसका अपना मकान है वो किराए में रह रहा है। हम अपने घरों में रह के किराएदार बन चुके हैं। 10-12 हज़ार रुपए का पानी डालना मतलब किराया भरने के। 15 घंटे बाद हमें 2-3 घंटे पानी मिलता है। तो अवाम बेबसी का मंजर पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न पानी मिलता है न साफ़ पानी मिलता है, लेकिन उम्मीद है उन्हें कि जो इंतज़ामिया है तमाम तर मामले का नोटिस लेगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ये अवाम हमेशा बेबस दिखाई देती है। अच्छा ज़िशान, जैसा कि आप भी जानते हैं कि सेहत और तालीम का बजट सबसे कम होता है, लेकिन सेहत के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है उसमें भी करप्शन होती है। और ख़बर यह है कि सरगोदा में अजब करप्शन की गज़ब कहानी सामने आ चुकी है। महकमे सेहत में करोड़ों रुपए के घपले। बुनियादी मरकजी सेहत हिंदुआ में इफ्तिताह से पहले और बाद में वीरानी के डेरे हैं। मरकजी सेहत साहिवाल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। ये मरकज़ नशइयों और आवारा कुत्तों की आमाज का बन चुका है। बजाय इसके कि यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाता, बजाय इसके कि यहाँ पर उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती, यहाँ पर इसको बिल्कुल वीरान छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला है कि यहाँ पर नशई इसे अपना बना चुके हैं। क्या सूरत हाल है, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
मरकज़े सेहत हिंदवा भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। कागजों में मौजूद 2014 से 18 मुलाजमीन की 12 करोड़ रुपए की तनख्वाहें कौन वसूल कर रहा है, मुअम्मा हल न हो सका। डॉक्टर, LHV, वैक्सीनेटर, मिडवाइफ, ड्राइवर, नायब कासिद समेत मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहाल जारी हैं। बुनियादी मरकज़े सेहत हिंदवा की तामीर व मुरम्मत, गाड़ी, अद्वियात, बिजली के बिलों की मद में करोड़ों रुपए अफसरों में तकसीम होने का भी इंकशाफ हुआ है। इस साल जारी लाखों रुपए की अद्वियात की फहरिस्त भी हासिल हुई है। महकमा सेहत के जराये के मुताबिक 2014 से आज तक बंद बुनियादी मरकज़े सेहत के बजट में लूट मार और करप्शन का सिलसिला जारी है। चीफ ऑफिसर हेल्थ सरगोदा असद असलम से पेट्रोल के बिल और तनख्वाहों के निकलने पर सवाल किया तो उन्होंने मरकज़े सेहत हिंदवा का भांडा फोड़ दिया। उनका कहना है, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं तो पेट्रोल और ड्राइवर कहां से आएगा। अस्पताल के बजट से ज्यादा होने वाली रकम में लूटमार और करप्शन में साबिक चीफ ऑफिसर हेल्थ, DHO और अकाउंट ऑफिसर समेत साबिका डेप्यूटी कमिश्नर के भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो मरकज़ी सेहत है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़रकाश खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ज़रकाश खान, बताइएगा कि रिपोर्ट में तो बताया गया है कि वो जगह जो है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, अच्छा खासा बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन ये बजट जाता कहाँ है? जी बिल्कुल, सरगोदा में अजीब करप्शन की गजब कहानी। महकमा सेहत में करोड़ों रुपया घपला और गोश्त BHP का इंकशाफ हुआ है। बुनियादी सेहत मरकज भूत बंगले में तब्दील हो गया है। बुनियादी मरकज सेहत हिंदुआ साहिवाल निशई आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन गया है। 2014 से 18 मुलाजिम जमीन की 12 करोड़ से जायद की तनख्वाह कहाँ गई, किसने वसूल की, कोई बताने को तैयार नहीं। हिंदुआ नामी बुनियादी सेहत मरकज से सियाल शरीफ और गिरदो नवाह के 20,000 अफराद ने मुस्तफीद होना था। इसमें हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर्स, LHVs, मिडवाइफ, ड्राइवर, नायब कासिद समेत मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहाल तक जारी हैं। बुनियादी सेहत मरकज हिंदुआ की तामीर और मुरम्मत, गाड़ी, अद्वियात, बिजली के बिल और बजट के 8 करोड़ रुपए अफसरान में तकसीम होने का इंकशाफ भी सामने आया है। बुनियादी मरकज सेहत हिंदुआ ज़रकाश आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हेल्थ सरगोदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सरगोदा में सेहत की सहूलियात कैसी हैं, लोगों को जो है वो जो मुश्किलात आती हैं उस सिलसिले में क्या किया जाता है फिर? जी, इसमें सरगोदा में ये है कि सरगोदा एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमारा एक DHQ टीचिंग अस्पताल है। इसमें हमारे जो हैं 10 जो हैं THQ हॉस्पिटल्स हैं, 12 हमारे RSC हैं, 130 हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। इसके अलावा हमारे MC सेंटर्स हैं, हमारी सिविल डिस्पेंसरीज हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ। आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर साहब बाद लाहौर में एक दिन में 3-3, 4-4 जो हैं वो हॉस्पिटल विजिट कर लेते हैं। ऐसे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने इसी महीने हमारा जो है THQ साहिवाल विजिट किया है, हमारा RSC जावरियाँ विजिट किया है। फिर आपने देखा होगा हमारे जो सेक्रेटरी साहब है अली जान साहब, वो भी इसकी बहुत ज़्यादा इसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जो भी हमारे अवाम है, हमारे शहरी हैं, उनको जो है अच्छी क्वालिटी की जो है हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, अब इसमें यह है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वो तमाम फंक्शनल हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर, नर्सें वो लगाई हुई हैं। मेडिसिन जो है फ्रीली अवेलेबल है और इक्विपमेंट जो है वो फंक्शनल है। चले सर, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर, जो बुनियादी मरकज़ी सेहत हिंदुआ है उसका सबसे पहले इफ्तिताह किया गया और अब वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। सर, इसमें यह है कि पिछले मैंने हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट हिंदुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने उसको शाम को 7:30 बजे उसको विजिट किया था। ये हमारा एक नया BHU बना है जो 2014 में बना है। हमारी जो UC है सियाल शरीफ उसके अंदर ही आता है। सियाल शरीफ में हमारी सिविल डिस्पेंसरी भी है और ये एक BHU बना है और इसको तकरीबन 6 महीने हुए हैं। इसको 24/7 गवर्नमेंट ने कर दिया है। मॉर्निंग, इवनिंग जो है, नाइट शिफ्ट जो है इसमें जारी है। तो मैंने इसको 7:30 बजे विजिट किया था। वहाँ पे WMO पोस्टेड है, स्कूल एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर है, 5 LHV मिडवाइफ में पोस्टेड है, LHV पोस्टेड है, वैक्सीनेटर पोस्टेड है। माजरत के साथ ये अभी इसको जी ये जो बुनियादी मरकज़ सेहत हिंदुआ है इस जिसकी हम बात कर रहे हैं, बताया गया है कि ऑन पेपर्स 8 करोड़ रुपए का बजट इसका अभी भी मुख्तस है। ये पैसे जो है वो बाकायदा तौर पर तनख्वाहों की मद में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई तैनाती नहीं है। इसकी वजह क्या है?
जो है कि आपके बंदे भी मेरे पास आए थे। मैंने खुद इसको 7:30 बजे पिछले हफ्ते जो है विजिट किया है। तमाम इसमें जितना भी स्टाफ चाहिए जिनके मैंने नाम लिए हैं, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड है, वहाँ पे स्कूल एंड न्यूट्रिशन पोस्टेड है। हर हमारे जो 24/7 है वहाँ पे 5 LHE मिडवाइफ में पोस्टेड होती हैं, वो वहाँ पे पोस्टेड है। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर पोस्टेड है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वैक्सीनेटर। ये बाकायदा तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर साहब वहाँ पर? ड्यूटी दे रहे हैं। और जो आपने 8 करोड़ की बात की है ना, वो तो बिल्कुल गलत है। ऐसा 8 करोड़ नहीं, वो तनख्वाहें देना हमारे जिम्मे है। जो अस्पताल की जो मेंटेनेंस है वो डायरेक्ट बजट जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जाता है, ठीक है। और ये एक नया BAU बना है 2014 में, अभी इसको 6 महीने हुए, हमने इसको 24/7 शुरू किया है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। हाँ, जो अपने एम्प्लॉइज हैं उसकी हम तनख्वाह दे रहे हैं, जो मेडिसिन है उसको हम दे रहे हैं, सारी वो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने खुद 7:30 बजे इवनिंग शिफ्ट पे इसको किया था। तो इट इज अ फंक्शनल दैर। अभी इसको 6 महीने हुए हैं। जो हमारे अच्छे BAU हैं वहाँ पे 50 डिलीवरी हो रही हैं, 60 हो रही हैं, 70 हो रही हैं। तो अभी इसमें डिलीवरियों की तादाद कम है, तो इंशाल्लाह हम इसको और इम्प्रूव करते हैं। सर, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि वहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन जो रिपोर्ट हमें किया गया है हमारे नुमाइंदे की जानिब से, उनका यही कहना है कि वह जो जगह है वो भूत बंगले का बन रही है और आवारा कुत्तों की अमाज का बन चुका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़रकाश हमें आगाह करे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।